सो हेलो एवरीवन, आई होप गाइज विल आर वेल। तो एज यू नो कि वीकेंड्स पर ऑलिव बोर्ड, आरबी और द पंडिस का लाइव टेस्ट आता है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स उसको अटेम्प्ट करते हैं, बट आई नो दैट सो मैनी ऑफ देम डू नॉट हैव द सब्सक्रिप्शन ऑफ दोज प्लेटफॉर्म्स। और ऑलिव बोर्ड पर ऐसा होता है कि जिसके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है उसको सॉल्यूशंस विजिबल नहीं होते हैं, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर मिलता है, उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती है। सो आई थॉट दैट आई विल प्रोवाइड यू दैट एक्सप्लेनेशन। और अब से हम हर वीकेंड पे ऑलिव बोर्ड, आरबी और द पंडित के जो इंग्लिश और मैथ्स के सेक्शनल टेस्ट हैं उनका अच्छे से एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है, तो हम एक सेंटेंस से या एक क्वेश्चन से जितना मैक्सिमम सीख सकते हैं हम वो अच्छे से सीखेंगे। उसका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसमें जितनी भी चीज़ें हैं सीखने लायक वो हम सारी निचोड़ के रख देंगे, ठीक है। जैसा कि परमार सर करते हैं ना जीएस में, सेम एज इट इज़ वी विल डू इन इंग्लिश, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ऑलिव बोर्ड के 25 क्वेश्चन लिए हैं, इसके बाद आरबीई के हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको द पंडित के क्वेश्चन मिलेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो, सबसे पहले सिनोनिम बताना है मोटिव वर्ड का। तो मोटिव इज़ एन ईजी वर्ड। मोटिव मीन्स जैसे हम बोलते हैं ना कि आपकी लाइफ में आपका क्या एम है, क्या गोल है, क्या मकसद क्या है लाइफ में, तो उसका क्या आंसर चला जाएगा, पर्पस। इट इज़ सो ईजी। बाकी के ऑप्शंस भी एक बार चेक कर लेते हैं। एस्टिमेट क्या होता है, जब आप चीज़ों का अप्रोक्सीमेशन करते हो, है ना, इवेल्युएट करते हो उनको। एक और बहुत अच्छा वर्ड है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज़ रेकन। रेकन ऑल्सो मीन्स टू इवेल्युएट समथिंग, ठीक है, ऑन एन अप्रोक्सीमेशन लेवल। डिफरेंसेस मीन्स अंतर होता है। मॉडल क्या होता है, अगर कोई किसी चीज़ का मॉडल है तो मतलब वो उसका रेप्लिका है, उसकी एक कॉपी है, उसी को हम मॉडल बोलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, हमें ईडियम फिट करनी है यहाँ पे। व्हेन ही लॉस्ट द डील ही हैड टू डैश एंड एडमिट हिज मिस्टेक। जब उसने डील को लॉस कर दिया, खो दिया उसने, वो डील उसके हाथों से निकल गई, तो ही हैड टू। देखो, हैड टू किसी कंपल्शन के लिए आता है, कोई मजबूरी हुई उसकी पास्ट में, उसके लिए आएगा। तो हैड टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे फेस, ब्लो, एड, हिट, ये तो सब फर्स्ट फॉर्म ही है, तो ये ग्रामर से नहीं जाएगा, ये ईडियम की नॉलेज से जाएगा, ठीक है। फेस द म्यूजिक क्या होता है, डांट खाना। ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट, अपनी डींगे हाँकना, अपनी तारीफ खुद करना। एड फ्यूल टू द फायर मीन्स किसी बैड सिचुएशन को बिल्कुल वर्स बना देना, आग में घी डालने टाइप चीज़ है ये। और हिट द जैकपॉट मतलब आपको कोई एकदम से बहुत बड़ी सक्सेस अचानक मिल गई, ठीक है, आपकी लॉटरी लग गई, तब हम बोलेंगे हिट द जैकपॉट। तो अगर उसने डील को खो दिया तो उसको किसी न किसी की डांट खानी पड़ेगी, है ना, और फिर उसने अपनी मिस्टेक को एडमिट किया, तो यहाँ पे फेस द म्यूजिक ही आएगा। बाकी तीनों की कोई सेंस नहीं है इस ऑप्शन में, ठीक है। आगे चलते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम बताना है ऑब्सोलीट का। ऑब्सोलीट हमने पहले भी देखा हुआ है। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है, एंशियंट, जो चीज़ें पुरानी होती हैं, वो जो आउटडेटेड हो चुकी हैं, अब उनकी इतनी रेलिवेंस नहीं है आज की कंटेम्प्रेरी टाइम में। तो मॉडर्न तो न्यू हो गया, करंट भी न्यू होता है, जैसे हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं जो बिल्कुल अपडेटेड न्यूज़ हैं वो देखते हैं उसमें प्रेजेंट की। कंटेम्प्रेरी भी क्या होता है, कंटेम्प्रेरी समकालीन, या फिर जो मॉडर्न टाइम को भी कंटेम्प्रेरी बोल देते हैं, तो ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, आउटडेटेड। इसका आप एक बहुत अच्छा वर्ड भी याद रखेंगे जो अक्सर पूछा जाता है, आर्केइक। आर्केइक मीन्स ऑल्सो ओल्ड, ठीक है, ओल्ड फैशन्ड। नेक्स्ट, ओके, क्लोज टेस्ट है तो अच्छे से पढ़ते हैं और एक एक लाइन के साथ ही निकालेंगे। पॉप म्यूज़िक डैश फॉर पॉपुलर म्यूज़िक। देखो, पॉप म्यूज़िक यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है, उसको एक्सपैंड करके फुल फॉर्म यहाँ लिख दी, पॉपुलर म्यूज़िक इज़ अ। देखो, पॉप म्यूज़िक अब एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब लगा दी, इज़ अ डायनेमिक एंड इन्फ्लुएंशियल जॉनरा। अगर मैं आपको बिल्कुल इसका पोस्टमार्टम करके बताऊँ ना, तो एक बार आप देखो, हम अच्छे से देखते हैं इसको। जॉनरा एक नाउन है, ठीक है। अब जॉनरा कैसा है, इन्फ्लुएंशियल है और डायनेमिक है, तो ये दोनों क्या हुए, एडजेक्टिव्स हुए। अब ये जो आर्टिकल लगा है, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, तो ये ए आर्टिकल यहाँ पे जॉनरा के लिए है। दैट हैज़, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है। रिलेटिव प्रोनाउन के आगे जो वर्ब आती है वो हमेशा उस वर्ड पर डिपेंड करती है जो दैट से पहले है, जिसको उसका एंटीसीडेंट बोलते हैं। तो जॉनरा एंटीसीडेंट है दैट का, और जॉनरा अपने आप में सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आई है, ठीक है। और हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हैज़ डोमिनेटेड द म्यूजिक इंडस्ट्री फॉर डिकेड्स, ठीक है। तो हमें अब हम थोड़ा सा भटक गए अपने ब्लैंक से, हम ग्रामर में घुस गए, दोबारा अपने ब्लैंक पे चलते हैं। पॉप म्यूजिक डैश फॉर पॉपुलर म्यूजिक। तो पॉप म्यूजिक तो शॉर्ट में लिखा हुआ है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग फॉर, शॉर्ट फॉर, वाइड फॉर या नैरो फॉर। तो शॉर्ट फॉर बोलेंगे,
अब मैं अगर लॉन्ग फोर बोल दूँ तो लॉन्ग फोर का तो मतलब ये है कि मैंने पॉप म्यूज़िक को लॉन्ग में बोला है और उसको हम और आगे एक्सपेंड पॉपुलर म्यूज़िक बोलेंगे, नहीं, पॉप म्यूज़िक दैट इज़ इन शॉर्ट नोन फॉर पॉपुलर म्यूज़िक, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा शॉर्ट फॉर। सेकेंड ब्लैंक पे चलते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय डैश मेलोडीज, रिलेटेबल लिरिक्स, अपबीट रिदम्स, पॉप म्यूज़िक अपील्स। देखो पॉप म्यूज़िक सिंगुलर ना सब्जेक्ट है तो उसके साथ जो वर्ब आएगी उसमें एस या ई एस तो ज़रूर लगेगा, क्योंकि एस या ई एस वाली वर्ब ही सिंगुलर वर्ब होती है। तो अपील्स यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। टू अ वाइड ऑडियंस ट्रांसेंडिंग एज, कल्चर एंड लैंग्वेज बैरियर्स। तो पॉप म्यूज़िक की जो मेलोडीज़ होंगी, जो ट्यून्स होंगी, वो उनका जो नेचर है वो कैसा होगा वो बताना है हमें। अब आप खुद से ही बताओ, पॉप म्यूज़िक जो आजकल का हाई फाई म्यूज़िक है तो उसी को बोल रहे हैं ना पॉप म्यूज़िक, तो उसमें मॉर्नफुल ट्यून्स होंगी। मॉर्नफुल तो मतलब सोरोफुल, ग्लूमी, सैड, वो होगा ना। कैची हो सकती हैं, कैची मतलब जो आपको ऐसे देख के या मतलब सुन के इंटरेस्टिंग लगे, अट्रैक्टिव लगे, वो होंगी। क्रीपी, क्रीपी आपने वर्ड सुना होगा क्रीपी क्रॉलीज के साथ। क्रीपी क्रॉलीज हम इंसेक्ट्स को बोलते हैं ना जो रेंग के चलते हैं। तो क्रीपी भी रिलेटेड टू समथिंग डर्टी होता है, ठीक है, समथिंग बैड, तो वो भी नहीं है। फिल्दी तो डायरेक्ट ही गंदा होता है। तो गंदी मेलोडीज़ तो मतलब आजकल की जो एज है उसमें पॉपुलर नहीं हो सकती। ऐसी मेलोडीज़ जो कि आप बोलो एनर्जेटिक हैं, ठीक है, तो वो कैसी मेलोडीज़ हुई, कैची, कैची मेलोडीज़। तो एलिमिनेशन से भी कैची ही जाएगा इसमें, ठीक है। रिनॉन्ड फॉर इट्स, रिनॉन्ड मतलब फेमस फॉर, इट्स, इट्स यहाँ पे किसके लिए है, पॉप म्यूज़िक के लिए। रिनॉन्ड फॉर इट्स एवर इवॉल्विंग साउंड, कि ऐसी साउंड की जो टाइम के साथ साथ और ज़्यादा एडवांस होती जा रही हैं, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। एंड एबिलिटी टू डैश कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स। अब देखो जो पॉप म्यूज़िक है वो आजकल का जो मॉडर्न ट्रेंड है उसको शो करेगा ना। तो हमें यही बताना है कि पॉप म्यूज़िक की एबिलिटी क्या है, टू रिफ्लेक्ट कंटेम्प्रेरी ट्रेंड, यस यही होना चाहिए, या टू रिप्रेस, रिप्रेस तो दबाना होता है। तो आजकल का जो हाई फाई म्यूज़िक है उसमें हमारे ट्रेंड रिफ्लेक्ट होते हैं, आजकल का जो फैशन स्टाइल है वो रिफ्लेक्ट होता है म्यूज़िक में। रिपोर्ट, रिपोर्ट करेगा ट्रेंड को, नहीं ये तो एक वैसे भी फॉर्मल वर्ड है। रिपेल, रिपेल तो मतलब दूर जाना होता है, आपने साइंस में पढ़ा हुआ होगा पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो रिपेल भी नहीं हुआ, रिपोर्ट भी नहीं, रिफ्लेक्ट भी नहीं, सॉरी रिफ्लेक्ट होगा, रिप्रेस नहीं, ठीक है। पॉप म्यूज़िक आजकल के कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स को रिफ्लेक्ट करता है। प्रोड्यूसिंग स्टार्स, और ऐसे स्टार्स प्रोड्यूस कर रहा है। अभी यहाँ स्टार्स हम जो एक्टर्स हैं या फिर जो सिंगर्स हैं पॉप म्यूज़िक के उनको बोल रहे हैं, दैट बिकम ग्लोबल सेंसेशंस फ्रॉम द डैश फिगर्स ऑफ द पास्ट टू द इमर्जिंग टैलेंट्स ऑफ द प्रेजेंट। पॉप म्यूज़िक कंटिन्यूज टू, देखो पास्ट में कुछ स्पेसिफिक टाइप्स की फिगर से लेकर आज तक के जो एमर्जिंग टैलेंट्स हैं उन सब के अंदर पॉप म्यूज़िक ने तहलका मचाया हुआ है ना। वो हम आगे देखेंगे कि फिफ्थ ऑप्शन में क्या है उसकी सेंस। बट फ्रॉम द विच टाइप ऑफ फिगर्स, इरिटेबल फिगर्स, क्या हम आजकल की जो टैलेंट्स हैं उसको पास्ट की इरिटेबल टैलेंट्स के साथ कंपैरिजन करेंगे, नहीं ना। फ्रॉम द फेथफुल फिगर्स, अब यहाँ पे फेथ की तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे तो म्यूज़िक, फैशन, इन चीज़ों की बात है। फ्रेजाइल फिगर्स, फ्रेजाइल तो वीक, कमज़ोर होता है, तो वैसे ही नेगेटिव है। फ्रॉम द आइकॉनिक फिगर्स, है ना, हम अगर कोई एक्टर जैसे अमिताभ बच्चन, वो अपने आप में आइकॉनिक हैं कि उन्होंने एक ऐसा बेंचमार्क, ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है जिसको बीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो फ्रॉम द आइकॉनिक फिगर्स ऑफ द पास्ट टू द इमर्जिंग टैलेंट्स ऑफ द प्रेजेंट, पॉप म्यूज़िक कंटिन्यूज टू डैश आर कल्चरल लैंडस्केप, ठीक है, प्रोवाइडिंग एन एक्सेसिबल एंड एन्जॉयबल साउंड ट्रैक टू पीपल्स लाइव्स अराउंड द वर्ल्ड। तो चाहे आप पास्ट की बात करो या आज तक भी पॉपुलर म्यूज़िक ने हमेशा ही हमारे लैंडस्केप को क्या किया होगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। तो स्पॉइल करेगा वो हमारे कल्चरल लैंडस्केप को नहीं। म्यूज़िक से तो जो हमारा कल्चर, ट्रेडिशन, हेरिटेज वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होती हैं। तो ईज़ का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, वो हमारे कल्चरल लैंडस्केप को शेप करेगा, ठीक है। सरेंडर कर देना तो हथियार डाल देना होता है, वो कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। तो पॉप म्यूज़िक ने हमारे आजकल का जो पॉपुलर कल्चर है उसको और ज़्यादा शेप किया है, ठीक है, वो और निखर के आया है उस चीज़ से। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अभी। सेलेक्ट द डिनोटेशन ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। देखो डिनोटेशन का मतलब होता है कि ये जो वर्ड है ना इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है।
हो सकता है इस वर्ड का मीनिंग इस पूरे सेंटेंस में कुछ और हो, मतलब उसका एक जो ड्रैग्ड मीनिंग है उसका यूज़ कर रखा हो, लेकिन आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग बताना है इन ऑप्शंस में से, ठीक है। तो अगर आपको डिक्टेट का मीनिंग पता है तो आप इजीली निकाल ही लोगे। डिक्टेटर आपने सुना हुआ होगा ना, हिटलर बहुत क्रूअल तानाशाह था। तो डिक्टेट करना जो मतलब अपनी चलाता है, हमेशा अपनी रूल्स दूसरों के ऊपर अथॉरिटेटिवली थोपता है। तो डायरेक्टली मेरे को मतलब ऐसे आई कैचिंग वर्ड लग रहा है कमांड, ठीक है, जो अपनी कमांड देता है दूसरों को। ट्रांसमिट, ट्रांसमिट क्या होता है? देखो ट्रांस एक रूट वर्ड है, आपने ट्रांसपोर्ट सुना होगा, है ना। तो ट्रांस का मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ों का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूवमेंट हो गया। सीक, सीक करना क्या होता है? टू सीक फॉर, टू सर्च फॉर एनीथिंग यू कैन से। और एक्सेप्ट तो आपको पता ही है, तो डिक्टेट हो गया कमांड, ठीक है। ओके, आपको अप्रोप्रिएट होमोनिम बताना है किसका? अंडरलाइंड वर्ड का, जो कि पियर है। एक बार इसको रीड कर लेते हैं और आपको वो होमोनिम यहाँ पर फिट करना है। ही एन्जॉयड अ रिफ्रेशिंग स्नैक ऑफ अ राइप पेयर वाइल सेलेक्टिंग अ न्यू डैश ऑफ सॉक्स एट द स्टोर। ये पेयर बोला जाएगा ना, पेयर मैंने गलत बोला, थोड़ा सा पेयर प्रोनाउंसिएशन इसकी पेयर जाएगी। तो अ न्यू, अब सॉक्स का क्या होगा? सॉक्स का तो पेयर होगा ना, तो ये फर्स्ट ही हो गया। देखो ये जो पेयर है इसका मतलब होता है छीलना। जब आप सब्जी कोई भी वेजिटेबल है उसकी आउटर लेयर को निकाल देते हो, पील आउट कर देते हो, तो वो पेयर होता है, ठीक है। पेयर, पेयर कौन होगा? जिसने पे किया है, वन हु पेज, ठीक है। प्रेयर प्रार्थना हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया अ न्यू पेयर ऑफ सॉक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक ग्रामर का थोड़ा छोटा सा रूल सीख लें क्या? देखो अगर आपको बोलना है अ पेयर ऑफ सॉक्स इज़ अवेलेबल एट दिस स्टोर, ठीक है, एट दिस स्टोर। अब यहाँ पर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं एक बार। ए आर्टिकल है, पेयर यहाँ पे नाउन हो गया, ऑफ सॉक्स, सॉक्स क्या है? सॉक्स भी नाउन है, लेकिन कैसा नाउन है? ये नाउन एक प्रेपोजिशन के बाद आया है। प्रेपोजिशन के बाद आने वाले नाउन को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव नाउन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस का नाउन है ये। और जो वर्ब आती है उसका रिलेशन, उसका एग्रीमेंट सब्जेक्टिव नाउन के साथ होता है, ठीक है। तो जो ये वर्ब आएगी ये सॉक्स के अकॉर्डिंग नहीं आ सकती, सॉक्स तो प्लूरल है अपने आप में ही, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पर इजी आएगा, क्योंकि इसका एग्रीमेंट पेयर के साथ है, जो कि अपने आप में सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो इज़ अवेलेबल एट दिस स्टोर, ठीक है। अगर मैं बोलूँ टू पेयर्स, टू के साथ तो मेरे को पेयर से लगाना पड़ेगा ना, टू पेयर्स ऑफ सॉक्स, अब इज आएगा या आर आएगा? अब डेफिनेटली आर आएगा, क्योंकि ये वर्ब हम इस पेयर्स के साथ लगा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो सॉक्स है ये ऑब्जेक्टिव केस का नाउन है और ये सब्जेक्टिव केस का, ठीक है। आगे चलते हैं। शी ऑलवेज डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू गो फॉर अ जॉग। ये तो बहुत ईजी है, हम स्कूल में भी बोलते थे, वी शुड ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो शी ऑलवेज गेट्स अप। शी सब्जेक्टिव, जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ये सिंगुलर है नेचर में, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। और वर्ब जब सिंगुलर होती है जब उसमें एस या ई एस लग जाता है, तो गेट के साथ हम एस लगा देंगे। गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू गो फॉर अ जॉग, ठीक है। सेट्स ड्रेसेस टॉक्स, नो ये नहीं आएगा। एंटोनिम बताना है हमें प्रेज का। प्रेज मीन्स किसी को कमेंट करना, किसी की तारीफ करना, लेकिन हमें एंटोनिम बताना है तो हमें ऐसा वर्ड छांटना होगा जिसका मतलब है किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है, किसी के बारे में कुछ गलत बोलना, भला बुरा बोलना। द टीचर डिसाइडेड टू डैश द स्टूडेंट फॉर रेपिटेडली डिसरप्टिंग द क्लास, ठीक है। तो कोई बच्चा रेपिटेडली क्लास में डिस्टर्बेंस कर रहा था, उसके लिए टीचर ने डिसाइड किया कि वो उस स्टूडेंट को प्रेज तो नहीं करेगा जो क्लास में डिस्टर्बेंस कर रहा है, उसको क्या करेगा? देखो यूलोजाइज तो प्रेज करना ही होता है, अपलोड भी प्रेज होता है, ग्लोरीफाई भी मतलब किसी की रिस्पेक्ट और ज़्यादा इंक्रीज करना, ठीक है। ग्लोरीफाई चीज़ों, बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बताना अच्छे वे में, तो क्या हो गया? कैस्टिगेट मीन्स टू क्रिटिसाइज समवन, टू रेप्रीहेंड समवन, ठीक है। रेप्रीहेंड भी आपको याद रखना है इसका वर्ड। ओके, क्या है यहाँ पर? जंबल सेंटेंस, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ईजी है। अब देखो ABCD, आपको सिर्फ इंट्रोडक्टरी पहचानना है सबसे पहले तो। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। एंड फाइनली, देखो फाइनली, देयरफॉर, सिंस, एज अ रिजल्ट ऑफ, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हम बिल्कुल एंडिंग सेंटेंस में लगाते हैं, ठीक है। तो फाइनली वाला एंडिंग ही होना चाहिए।
या फिर लास्ट वाले सेंटेंसेस में से कोई एक होगा। द थर्ड ऑपरेशन, अभी तक तो हमें फर्स्ट सेकंड ऑपरेशन का भी नहीं पता, डायरेक्टली हम थर्ड ऑपरेशन कैसे बोल दें? तो क्या आएगा? फर्स्ट ऑपरेशन एडिशन इज एडिंग ऑफ गिवन नंबर्स, सब्ट्रैक्शन सेकंड ऑपरेशन हो गया, जैसे ऊपर फर्स्ट में बताया हुआ था ए ऑप्शन में। सब्ट्रैक्शन इज फाइंडिंग देयर डिफरेंस, देन थर्ड ऑप्शन क्या है वहाँ पर? मल्टीप्लीकेशन, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, इज मल्टीप्लाइंग वन नंबर विद अनदर, एंड फाइनली तो जो बी है वो हमारा लास्ट वाला हो गया और जो ए है वो हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक है, डी में फर्स्ट, फिर थर्ड एंड फाइनली, तो डी सी बी का एक पेयर बन गया और जो फर्स्ट है वो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस निकल गया। ओके, आगे चलते हैं। एरर बताना है हमें। द फूड इन द ईटरी, द फूड सिंगुलर सब्जेक्ट है, इन प्रेपोजिशन है, द ईटरी ऑब्जेक्टिव केस हो गया, तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। देखो, जब भी आप एरर फाइंड आउट कर रहे हो तो एसएससी में ना इतने हाई लेवल के एरर्स तो पूछे नहीं जाते, मोस्टली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर ही अटक के रह जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर सबसे पहले चेक करना है। तो ये तो ठीक है। मच बेस्ट देन, देखो मच तो कंपैरेटिव डिग्री की वर्ड होता है, बेस्ट सुपरलेटिव का, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। देन है तो हमें पता है कि कंपैरिजन ही करना है। देन द वन इन द आर के पुरम, तो एरर हो गया इस पार्ट में। अब इसका करेक्ट आंसर क्या है? द फूड इन द न्यू ईटरी इज मच बेटर देन द वन इन द आर के पुरम। ठीक है, अभी मेरे को ना मच से रिलेटेड आपको एक छोटा सा रूल बताना है। देखो, मच दो तरीके से यूज़ होता है, एक तो टू मच और एक मच टू। ठीक है, मच आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है, ऐसे नाउन जिनकी काउंटिंग ऐसे 1 2 3 4 नहीं हो सकती। ठीक है, वहाँ पर हम टू मच यूज़ करेंगे। तो रूल ये है कि टू मच के बाद हमेशा नाउन आएगा और मच टू के बाद हमेशा या तो एडजेक्टिव आएगा या तो एडवर्ब आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ आई से, एक बार मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। इफ़ आई से आई हैव टू मैनी फ्रेंड्स। ठीक है, अभी फ्रेंड्स तो काउंटेबल हैं, यू कैन काउंट कि आपके 2 फ्रेंड्स हैं, 4 फ्रेंड्स हैं, तो टू मैनी आ गया। जैसे टू मैनी आप यूज़ कर देते हो ना सिंपली बोलने में, ऐसे ही आपको टू मच करना है। सिर्फ आपको नाउन ऐसा लेना है जो कि अनकाउंटेबल हो, बिकॉज फ्रेंड्स तो काउंटेबल था इसलिए मैनी लगा दिया। अभी मैं एक अनकाउंटेबल नाउन लेती हूँ। इफ़ आई से आई हैव टू मच मिल्क इन माई रेफ्रिजरेटर। ठीक है, इन माई रेफ्रिजरेटर, तो मिल्क तो अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो उसके साथ मुझे टू मच लगाना पड़ेगा। ठीक है, इफ़ आई से आई हैव टू मच वाटर इन माई बॉटल, तो वहाँ पे भी टू मच यूज़ होगा वाटर के साथ। बट इफ़ आई हैव टू यूज़ मच टू, इट कैन ओनली बी यूज्ड विद ईदर एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है, इफ़ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, सो यू कैन टेक दैट इट इज़ मच टू हॉट आउटसाइड। ठीक है, हॉट क्या है? एडजेक्टिव है जो किसी चीज़ की डिग्री को बताता है, तो टू मच के बाद या तो एडजेक्टिव आएगा या तो एडवर्ब आएगी। ठीक है, एडवर्ब का भी एग्जांपल ले लेते हैं। इफ़ आई से आई सोल्ड द पेपर मच टू फास्ट। अब फास्टली जैसा तो कोई वर्ड होता नहीं है, तो फास्ट अपने आप में एक एडवर्ब होती है, तो मच टू के बाद यू कैन यूज़ फास्ट एंड फास्ट इज़ एन एडवर्ब हेयर। आई होप ये छोटा सा रूल आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे हमेशा के लिए। आगे चलते हैं। शी स्टडीड हार्ड एंड हैप्पीली शी एज्ड द एग्ज़ाम। हमें क्या करना है? रिप्लेस करना है। देखो, जब भी रिप्लेस करना होता है तो आपको सिर्फ इस वर्ड की जगह ऐसा वर्ड यूज़ करना है जो इस पूरे सेंटेंस की सेंस को सेम रखे जो इस वर्ड के साथ थे। ठीक है, सेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। उसने बहुत हार्डवर्क किया और उसने अच्छे से एग्ज़ाम को पास कर दिया, एस कर दिया, वो टॉप आई बिल्कुल एग्ज़ाम में, तो नेचुरली के हैप्पी से रिलेटेड है। ओके, यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन और है, विद एडवर्ब ऑफ टाइम। आपको इस वर्ड को एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ रिप्लेस करना है। अब एडवर्ब ऑफ टाइम आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। देखो, जैसे बिफोर है किसी समय से पहले, किसी समय के बाद, आफ्टर है, नाउ जस्ट अभी, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, देन ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, तो नेचुरली, रेगुलरली, वंस ये एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है, देन एडवर्ब ऑफ टाइम है। शी स्टडीड हार्ड एंड देन शी एज्ड द एग्जाम। ठीक है, नेचुरली, रेगुलरली, वंस डोंट मेक एनी सेंस टू मी एटलीस्ट एंड टू यू ऑल्सो, आई नो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, है ना।
ओके, हमें एरर बताना है इसमें। मैंने देखा जो ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत कम बच्चों का करेक्ट था, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे ही लास्ट में जब उन्हें कुछ एरर नहीं मिलता और नो एरर भी नहीं है तो कुछ भी मार्क कर देते हैं, अच्छे से एलिमिनेट नहीं करते। बट दे आर फ्लेक्सिबल, दे कैन लर्न हाउ टू यूज़ दोज इन अ वे दैट फिट्स द पर्टिकुलर सिचुएशन। क्योंकि वे फ्लेक्सिबल नहीं, लेकिन वे फ्लेक्सिबल हैं तो वो सीख सकते हैं कि किसी भी चीज़ को कैसे यूज़ करना है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। ये तो मतलब कोई सेंटेंस बन ही नहीं रहा है ना। आपको पता है कि जो बट है वो एक कॉन्ट्राडिक्टरी या कंजक्शन होता है, या फिर बट प्रेपोजिशन का भी काम करता है कहीं कहीं पर। देखो मैं आपको बता ही देती हूँ। इफ़ आई से आई विल गिव पेन्स टू एवरीवन बट रोहित, अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो मैं क्या कह रही हूँ कि मैं हर किसी को पेन दूंगी बट रोहित को नहीं दूंगी, ठीक है। अब रोहित को नहीं दूंगी तो ये क्या हुआ, यहाँ पे एक्सेप्ट की सेंस आई, एक्सेप्ट रोहित आई विल डिस्ट्रीब्यूट पेन्स अमंग एवरीबडी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट एक प्रेपोजिशन होती है तो बट भी एक प्रेपोजिशन है, या फिर बट कॉन्ट्राडिक्टरी कंजक्शन का काम करता है जहाँ पर दो कॉन्ट्राडिक्टरी क्लॉजेस को ज्वाइन किया जाता है, ठीक है। आई स्टडीड हार्ड बट आई फेल्ड, ठीक है, एक तरफ मैंने मेहनत की लेकिन फिर भी मैं फेल हो गई, तो ये दोनों अलग अलग डिफरेंट चीज़ें हुई। जो ये कोमा है ना, ये एक क्लॉज है, ये एक पूरी दूसरी क्लॉज है। अगर यहाँ पर बट ठीक है तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हैं, ये सेम चीज़ें हैं, लेकिन वो फ्लेक्सिबल हैं तो वो सीख सकते हैं नहीं, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल हैं इसलिए वो सीख सकते हैं, या फिर बोलो या यदि वो फ्लेक्सिबल हैं तो वो सीख सकते हैं। या तो आप यहाँ पे सिंस लगा सकते हो या इफ़ लगा सकते हो। इन्होंने इफ़ लगाया हुआ था बट अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर सिंस भी करेक्ट है, तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन की कोई सेंस नहीं थी, इसलिए एरर इस पार्ट में है, ठीक है। अगर आपको नहीं भी पता ना इसका क्या आंसर होगा तो आप एक बार एक एक ऑप्शन चेक करो। दे कैन लर्न हाउ टू, कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए तो वो ठीक है, हाउ टू में भी कोई गलती नहीं है। फिट्स द पर्टिकुलर सिचुएशन, आपको क्या पता यहाँ पे फिट्स आएगा या फिट आएगा, है ना। फिट प्लूरल वर्ब है, फिट सिंगुलर वर्ब है, कोई भी हो सकती है ना इनमें से। आप देखो कि दैट के बाद फिट्स लगी है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन अगेन जो अपने पिछले एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब लेगा, वे तो सिंगुलर है तो फिट्स सिंगुलर है, तो ये भी करेक्ट है। यूज दोज इन अ वे दैट, इसमें क्या गलत है, कुछ भी गलत नहीं है, तो आप एलिमिनेशन से भी बी ऑप्शन पे जा सकते थे अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता, बट ट्रस्ट में ये बहुत कम बच्चों का सही था ये क्वेश्चन। ओके आगे चलते हैं। द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ, जहाँ भी प्रेपोजिशन आ गई वहीं पर एक पोज दो अपने आप को कि बस इससे पहले वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है वो मेरा सब्जेक्ट है, और प्रेपोजिशन के बाद जो चीज़ आ रही है वो सिंगुलर है प्लूरल है डजेंट मैटर टू मी, ओके, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव केस की है, उससे पहले वाली चीज़ सब्जेक्टिव केस की है। द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए है, इज़ ईजी देन अ प्रीवियस वन। देखो जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन पिछली कैलकुलेशन से ईजी है, तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगाओ ना आप। ईजी क्या है, ईजी तो क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ईजियर देन द या ईजीएस्ट, सुपरलेटिव तो बहुत सारी चीज़ों में से एक को बोलते हैं, यहाँ पर दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन चल रहा है, ईजी तो होगा ही नहीं, नो इम्प्रूवमेंट भी होगा, तो ईजियर देन द प्रीवियस वन। और ये देन आपको कहीं भी दिख जाए THAN, इसका डायरेक्ट मतलब होता है कि यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है किसी दो चीज़ों के बीच, ठीक है। आगे देखो, एनीवन वुड गेट एंग्री इफ देयर प्रोजेक्ट वॉज सडनली डिसमिस्ड विदाउट प्रॉपर कंसिडरेशन, किसी को भी गुस्सा आ जाएगा अगर उनका प्रोजेक्ट बिना किसी बातचीत के डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाए तो, ठीक है। अगर आपने नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 पढ़ी हुई है या पता नहीं वॉल्यूम 2 में है, तो गो बनानास डायरेक्टली लिखा हुआ है वहाँ पे, फ्रस्ट्रेटेड होना, एंग्री होना, ठीक है, एनॉयड होना, तो गो बनानास का मतलब यही होता है गुस्से में हो जाना। बियर फ्रूट तो मतलब किसी चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना, और पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस को, ठीक है। अपसेट द एप्पल कार्ट भी नेगेटिव लग रहा है ना, कि चीज़ों को ख़राब कर देना, आई थिंक एक तरीके से। स्पीक विद अ प्लम इन योर माउथ, हाँ ये एक नया ईडियम है, इसका मतलब क्या होता है, देखो प्लम आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि एक बहुत महंगा फ्रूट है जो हर किसी की औकात के अंदर नहीं है कि वो प्लम खा सके,
तो जो हाई क्लास के पीपल होते हैं, एलीट पीपल, दे कैन ओनली अफोर्ड ईटिंग प्लम। तो स्पीक विद द प्लम इन योर माउथ का मतलब है कि आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि आप एक हाई सोशल क्लास ऑर्डर फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है। मतलब हो आप गंगू तेली और बात आप राजा भोज की तरह कर रहे हो, देन यू कैन से दैट यू आर स्पीकिंग विद द प्लम इन योर माउथ, ठीक है। तो आगे चलते हैं, वॉइस चेंज करना है। शी हैड बीन चूजन बाय मी फॉर हर ग्रेसफुल स्टाइल ऑफ डांसिंग। आई ऑलवेज रिपीट कि जब भी आप पैसिव से एक्टिव जाओ या एक्टिव से पैसिव जाओ, कभी भी टेंस चेंज नहीं होता, टेंस रिमेन्स द सेम, टेंस चेंज नहीं होता। तो हैड बीन चूजन पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। बाय मी जो यहाँ ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा, मी का क्या जाएगा सब्जेक्ट, आई हैड चूजन हर फॉर हर वेरी ग्रेसफुल स्टाइल ऑफ डांसिंग। हर सेल्फ कहाँ से आ जाएगा जो ऑप्शन बी में है, ऊपर है ही नहीं हर सेल्फ। आई हैड चूजन शी, नहीं, चूज क्या है, चूजन यहाँ पे वर्ब है ना, वर्ब और प्रेपोजिशन, ये ना आप मतलब 5 स्टार मार्क कर लो कहीं पे, वर्ब प्लस नहीं सॉरी एंड, वर्ब एंड प्रेपोजिशन के बाद आने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो 99.9% या फिर आई थिंक वी कैन से 100% केसेस में ऑब्जेक्टिव केस के ही होते हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है। तो शी तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है ना, तो चूजन के बाद शी कैसे आ सकता है, टेल मी। अभी हम क्या बोलते हैं, आई लव ही या आई लव हिम, आई लव हिम होगा ना, हिम क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, आई लव ही नहीं हो सकता। आई हैड चूजन हर फॉर हर वेरी ग्रेसफुल स्टाइल ऑफ डांसिंग। आई हैड चूजन हर फॉर हर, ये क्या है, हर फॉर हर नॉनसेंस, ठीक है, ये गलत हो गया, तो ऑप्शन ए आ गया, ठीक है। आगे देखो, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है हमें। हिज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड डिमेनोर मास्क द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इनर थॉट्स एंड इमोशंस, ठीक है। इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड को हम क्या बोलेंगे, देखो इक्वेनिमस, इक्वेनिमस मुझे अच्छे से तो ध्यान नहीं है क्या होता है, बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा है इक्वेनिमस किस चीज़ को बोलते हैं हम। लेकोनिक, लेकोनिक हम बोलते हैं जिस चीज़ को हम ब्रीफ में बोलना चाहते हैं, संक्षिप्त में अगर कुछ बोलें शॉर्ट में, तो वो हो गया लेकोनिक। सैंग्विन क्या होता है, केयरफुल आई थिंक। इनस्क्रूटेबल, देखो आपने स्क्रूटिनी वर्ड पढ़ा हुआ है ना, स्क्रूटिनी मतलब जब आप जांच पड़ताल करते हो चीज़ों की तो आप अच्छे से समझ पाते हो उनको, है ना। आप अगर किसी चीज़ के अंदर डीप एनालिसिस कर रहे हो तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट, बट इफ़ यू कांट अंडरस्टैंड मीन्स यू कांट स्क्रूटनाइज दैट थिंग। तो ये हो गया इनस्क्रूटेबल, जिसकी स्क्रूटिनी नहीं हो सकती, जिसको आप नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, ठीक है, वो हो गया इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। इक्वेनिमस आप देख लेना यार। करेक्ट स्पेलिंग, द अनसेटलिंग न्यूज़ अबाउट द पेंडेमिक caused a wave of nausea among the population, कि जो बैड न्यूज़ है, अनसेटलिंग आई थिंक बैड होता है, तो बैड न्यूज़ जो है पेंडेमिक के बारे में उसने एक नोजिया सा फैला दिया है। नोजिया क्या होता है, ऐसी कंडीशन जिसमें आप थोड़ा सिक फील करते हो, है ना, यू डोंट फील वेल इन दैट। तो नोजिया की सिर्फ करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो NAUSEA, नोसिया, ये वैसे तो सी होना चाहिए, नोजिया, ठीक है, ये डबल ए नहीं होगा, NAO नहीं आएगा, SI गलत है, NAUSEA, नोजिया। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस क्विकली एंड इफेक्टिवली इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इसका आंसर बाद में देखते हैं, पहले इस सेंटेंस में कुछ सीखने का है, पहले वो सीखते हैं। द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस क्विकली एंड इफेक्टिवली, यहाँ देखो एक बार, आपने अगर कंजक्शन का चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको पता है कि कंजक्शन बहुत वफादार टॉपिक होता है, वो हमेशा सिमिलर टाइप की चीज़ों को कनेक्ट करता है। सिमिलर टाइप, ये आप हमेशा याद रखेंगे, सिमिलर टाइप की चीज़ों को कनेक्ट करता है कोई भी, अगर कोई वर्ड कंजक्शन का काम करता है तो अगर एंड के इधर क्विकली है जो कि एक एडवर्ब है, तो एंड के इधर भी इफेक्टिवली एक एडवर्ब ही है, ठीक है। ये आपको क्लोज टेस्ट में कई बार हेल्प करेगा, ठीक है। पीछे भी एक ऑप्शन में था आई थिंक, या पता नहीं लास्ट टेस्ट में था। तो अब इसका आंसर देखते हैं। अगर आप किसी डिसीजंस को क्विकली या इफेक्टिवली किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में मेक करते हो तो उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं। टिनेशियस, टिनेसिटी, टिनेसिटी नाउन है, टिनेसिटी मतलब स्टबननेस, है ना, अगर कोई एडमेंट हो जाता है अपनी बात पर तो उसको टिनेसिटी बोलेंगे। अडिग हो गया कोई,
इंट्रांसिजेंट हमने एक वर्ड पढ़ा था लास्ट वीडियो में। एक्यूमेन, एक्यूमेन होता है ना कि आपका एक्यूमेन मतलब आपकी जो बुद्धि है वो बहुत शार्प है और आप चीज़ों को ईजिली क्विकली इफेक्टिवली सॉल्व करते हो, तो वो एक्यूमेन हो गया। देखो अलैक्रिटी जो होती है वो प्रॉम्प्टनेस होती है, क्विकनेस किसी चीज़ की, लेकिन वो आपकी माइंड की एबिलिटी से रिलेटेड नहीं है, वो आपकी बॉडी की फिजिक्स से रिलेटेड है कि आप कितना फ्रीक्वेंटली कितना फास्टली करते हो किसी चीज़ को। डिफिडेंस, डिफिडेंस मतलब शाय जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है, तो इसका आंसर हुआ एक्यूमेन। ऑगमेंट का हमें एंटोनिम बताना है, ठीक है। ऑगमेंट क्या होता है? इंक्रीज करना, बढ़ाना किसी चीज़ की अमाउंट को या इंटेंसिटी को। द वास्ट डिस्टेंस बिटवीन द माउंटेन पीक्स एंड द वैली, तो जो बहुत बड़ा डिस्टेंस है पीक्स और वैली के बीच, सीम टू डैश एज हाइकर्स ट्रैक्ड, जैसे जैसे हाइकर्स ऊपर जाते जाते हैं तो जो वो डिस्टेंस है वो और ज़्यादा डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा? डिक्रीज़ होगा ना वो डिस्टेंस, कि उसे उन्हें लगेगा कि जो पीक है वो बिल्कुल पास में ही आ गई है। तो ऑगमेंट का वैसे भी एंटोनिम बताना है तो वो डिमिनिश ही होना चाहिए, हमें डायरेक्टली दिखना भी चाहिए एक आधी बार। देखो एंटाइज करना क्या होता है? ल्योर करना, अट्रैक्ट करना चीज़ों को, ठीक है। स्टिमुलेट मतलब एक तरीके से स्ट्रेंथन करना और स्टिमुलेशन देना। फैसिलिटेट, फैसिलिटेट भी मतलब बूस्ट करना, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया डिमिनिश। देखो यहाँ पर ये सीम्ड V2 था पास्ट में, तो यहाँ पर एज हाइकर्स ट्रैक नहीं कर सकते, ट्रैक्ड ये भी V2 ही आएगा, ठीक है। एज भी क्या है? कंजक्शन है, कंजक्शन दो सिमिलर टाइप की चीज़ों को कनेक्ट करेगा, अगले क्वेश्चन में मिल गया हमें, तो उधर पास्ट टेंस है तो इधर भी पास्ट टेंस ही होगा, ठीक है। 99 देखते हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। शी पॉर्ड अ ग्लास ऑफ रिच रेड वाइन सेवरिंग द फ्लेवर्स ऑफ द लीकर, ठीक है। लीकर सबको ही पता होना चाहिए क्या स्पेलिंग होती है, LIQUOR, ये स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। पॉर्ड मतलब डालना, सेवरिंग क्या होता है? टेस्ट, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस इजी होगा। हु टॉट यू टू प्ले द कीबोर्ड दिस स्मूथली, आपको ये कीबोर्ड इतना स्मूथली चलाना किसने सिखाया? तो हु टॉट यू, टॉट क्या है? वर्ब, वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है यू, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट बनेगा, और जब हु से एक्टिव वॉइस होता है तो पैसिव वॉइस में बाय जाता है प्रेपोजिशन। बाय हुम, अब पास्ट का पास्ट ही रहेगा, टेंस चेंज नहीं होना, तो बाय होम वर यू टॉट टू प्ले द कीबोर्ड दिस स्मूथली, क्योंकि हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी रखना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट से पहले रखना होगा, ठीक है। जैसे आर यू ओके, आर यू कमिंग, तो यू से पहले आर रखना पड़ेगा ना मुझे, तभी मैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा सकती हूँ। तो बाय होम वर यू टॉट, हु वर यू टॉट टू प्ले, ये सब ना नॉनसेंस होते हैं बाकी के, यू टॉट से तो शुरू ही नहीं हो सकता, यू से शुरू करके हाउ कैन यू पुट द क्वेश्चन मार्क हेयर, ठीक है। बाय whom you taught, where is the helping verb? No, this is wrong, ठीक। तो हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं जो कि ओलिव बोर्ड के टेस्ट के थे, ठीक है। तो अभी हम जल्दी से RBE के जो टेस्ट के क्वेश्चंस हैं उनको भी कर लेते हैं, ठीक है। आई नो कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है, देखो टाइम बेशक ही लगे लेकिन चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। अ पर्सन हु एन्जॉयज कॉजिंग पेन टू अदर्स, जो दूसरों को पेन देके खुद खुश होता है उसको क्या बोलते हैं? सैडिस्ट, मैसोकिस्ट, पैसिफिस्ट या ऑप्टिमिस्ट? दिस इज़ नॉट मैसोचिस्ट, दिस इज़ मैसोकिस्ट, तो उसको बोलते हैं हम सैडिस्ट। इसको हिंदी में परपीड़क बोलते हैं शायद, है ना, जो दूसरों को पेन देके खुश होता है। देखो मैसोकिस्ट वो होता है जो दूसरों को पेन देके खुद सेक्सुअल प्लेजर सीख करता है, ठीक है, तो ये सेक्सुअल प्लेजर इंटीमेसी से रिलेटेड है मैसोकिस्ट वर्ड। पैसिफिस्ट जो शांतवादी होता है, जिसको शांति पसंद है, ठीक है, हु इज़ अगेंस्ट वायलेंस। ऑप्टिमिस्ट वन हु सीक्स द पॉजिटिव साइड्स ऑफ द थिंग्स, ठीक है, जो नेगेटिविटी नहीं ढूंढता। एंटोनिम बताना है हमें सटल का। हिज बिहेवियर एट द इवेंट वॉज अनयूजुअली सटल। देखो कई बार ना हम सेंटेंस को रीड करके भी इस वर्ड का मीनिंग निकाल सकते हैं इफ़ वी डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस अंडरलाइंड वर्ड, बट
क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बोला हुआ है, उसका बिहेवियर सटल था, तो हमें क्या पता, हमें सटल का मीनिंग ही नहीं पता, तो कैसा था बिहेवियर। अगर वो आगे कुछ और बताते कि उसके बिहेवियर से कुछ फिर पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हुआ, तो हम कुछ आइडिया लगा सकते थे। तो देखो सटल हम माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को बोलते हैं, है ना, सूक्ष्म चीज़ों को। तो माइक्रोस्कोपिक चीज़ें आर नॉट ईजली सीन, तो उन्हें हम ईजिली नहीं देख सकते, तो वो अनऑब्वियस होती हैं, ठीक है। तो एंटोनिम इसका ऑब्वियस जाएगा। जो चीज़ें हमें आसानी से क्लियर दिख रही हैं वो ऑब्वियस हैं, जो अच्छे से नहीं दिख रही वो सटल है, माइक्रोस्कोपिक है। देखो डिस्क्रीट के ना दो टाइप के डिस्क्रीट वर्ड्स होते हैं। एक तो ये वाला डिस्क्रीट है जो आप केमिस्ट्री में यूज़ करते हो, डिस्क्रीट पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन। इस डिस्क्रीट का मतलब होता है डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स। डिस्टिंक्ट मतलब जो क्लियर दिख रहे हैं, ठीक है। और ये डिस्क्रीट होता है केयरफुल, ठीक है। क्वाइट, अब क्वाइट भी दो होते हैं, एक QUIET और एक ये वाला क्वाइट। ये क्वाइट एडजेक्टिव है, ये क्वाइट एडवर्ब है। क्योंकि ये वाला जो क्वाइट है ये किसी चीज़ की क्या बोलेंगे हम, डिग्री को बताता है। जैसे इफ़ आई से आई एम क्वाइट सैड, मीन्स आई एम फेयरली सैड, मैं बहुत ज़्यादा सैड भी नहीं हूँ, कम सैड भी नहीं हूँ, ऑन ए मॉडरेट लेवल आई एम सैड, ठीक है। लेकिन ये जो क्वाइट है ये होता है चुप, शांत, ठीक है। और मेरे को ना आपको एक डिफरेंस और क्लियर करना था क्वाइट और रादर के बीच, ठीक है। जहाँ पर क्वाइट जो है वो मैंने आपको बताया कि जब आप चीज़ों की मॉडरेट डिग्री को बताते हो तो आप क्वाइट लगा देते हो, लेकिन अगर चीज़ों की हाई डिग्री है, हाई डिग्री के लिए रादर यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से द मूवी वॉज रादर इंटरेस्टिंग, मीन्स आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट मूवी टू बी सो मच इंटरेस्टिंग, इट वॉज सरप्राइजिंगली इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो रादर जो है उसमें एक डिग्री हाई होती है एक्सप्रेशन की, ओके। जेंटल, जो बंदा मोडेस्ट होता है, विनम्र होता है, उसको हम जेंटल बोलते हैं। एस्टीम्ड तो अगर आपने नहीं सुना है तो आपने सेल्फ एस्टीम तो जरूर सुना होगा। सेल्फ एस्टीम इज रिलेटेड टू आवर डिग्निटी और रिस्पेक्ट, कि हमें अपनी सेल्फ एस्टीम खुद बनाए रखनी चाहिए, खुद की नज़रों में। दूसरों की नज़रों में तो हम पूरी लाइफ हमारी चली जाएगी, चेंज नहीं कर पाएंगे, बट खुद की नज़रों में होनी चाहिए। तो एस्टीम्ड, तो इसका मीनिंग है रिस्पेक्ट। तो ऑफ लिटल सिग्निफिकेंस, रिस्पेक्ट लिटल सिग्निफिकेंस और वर्थ की तो नहीं होती। हाईली रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड, ये होगा। लैकिंग ऑनर, नो, ये तो डायरेक्ट एंटोनिम हो गया। और इंटीग्रिटी, प्रोन टू इरिटेबिलिटी कुछ नहीं है, ठीक है। ही प्रोमिस टू हेल्प बट एट द लास्ट टाइम ही लेफ्ट मी इन द लर्च। देखो अब यहाँ पे बट का भी यूज़ देखो, हमने अभी सीखा था कि बट एक कॉन्ट्राडिक्टरी कंजक्शन की तरह भी काम करता है। उसने मेरी हेल्प करने का प्रॉमिस किया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उसने मुझे, ही लेफ्ट मी इन द लर्च, उसने मुझे अकेला छोड़ दिया ना मुसीबत की सिचुएशन में। तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया दो बातों के बीच। यहाँ पर पास्ट है प्रॉमिस्ड, तो बट कॉन्ट्राडिक्टरी कंजक्शन से जो ये अगली क्लॉज है इसमें भी लेफ्ट पास्ट ही है, ठीक है। ये याद रखना, कंजक्शन हमेशा सिमिलर टाइप की चीज़ों को कनेक्ट करता है। देखो लर्च का मतलब होता है लुढ़कना, कि आप किसी स्टैमरिंग की सिचुएशन, स्टैगरिंग की सिचुएशन में हो, ना आप इधर के रहे ना आप उधर के रहे, ठीक है। तो उसने मुझे सपोर्ट तो नहीं किया, हमें तो कॉन्ट्राडिक्शन देखना है, इधर पॉजिटिव है तो ये तो नेगेटिव ही है। सपोर्टेड नहीं, वर्कड हार्डर नो, टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी नो, ऑल थ्री आर पॉजिटिव। तो अबेंडेंड मी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, उसने मुझे अबेंडन कर दिया, रेगिस्तान में अकेला छोड़ दिया, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, ओके, टेनिब्रस। अब इन्होंने इतना मुश्किल वर्ड तो दे दिया जो बच्चों ने शायद कभी नहीं सुना हो, टेनिब्रस, लेकिन इन्होंने ऑप्शन इतने हलवा दे दिए कि आराम से ओड वन आउट से निकल जाएगा। देखो डार्क, ग्लूमी, शेडोई, सब सेम तो हो गया ना, अंधकार है ना, दुख, ग्लूमी, शेडोई भी वही हो गया, तो ब्राइट ही आ गया ना। तो टेनेब्रस हम आगे से याद रखेंगे कि टेनेब्रस का मतलब होता है ब्लैक, ठीक है, अंधकार को बोलते हैं हम टेनेब्रस। एक वर्ड और याद रखना, अनलिट। लिट क्या होता है, यू लिट द लैम्प ना, जब आप उजाला कर देते हो, तो अनलिट मतलब अंधकार करना, ठीक है। एक और वर्ड याद रख सकते हैं, डस्की। डस्क आप शाम को बोलते हो, अगर कोई चीज़ अंधकार में है तो इट इज़ डस्की, ओके। ये है पैराजंबल, और बहुत अच्छा पैराजंबल है ये, है ना। ओली बोर्ड वाला तो बहुत हल्का था। ये देखते हैं ACBC, तो डी से तो शुरू नहीं हो रहा है, तो ABC को ही रीड करते हैं पहले। इन रियलिटी वर्क कॉन्स्टिट्यूट्स द वास्ट मेजोरिटी ऑफ एवरीडे एक्टिविटी ऑफ ऑल ह्यूमंस, ठीक है। वर्क के अंदर
हर ह्यूमन की हर दिन की एक्टिविटी इंक्लूड हो जाती है। ओके, वर्क इज़ फंडामेंटल टू ऑल कल्चर्स बट ईच हैज़ डिस्टिंक्ट वैल्यूज एंड परसेप्शंस टुवर्ड्स इट। कोई भी कल्चर हो दुनिया में, वर्क तो हर किसी के लिए बेसिक चीज़ है, और लेकिन सब अलग अलग तरीके से इसको देखते हैं और सब अलग अलग तरीके से वर्क की वैल्यू करते हैं। सी ऑप्शन पढ़ो एक बार। वर्क कैन बी डिफाइंड एज एक्टिविटीज परफॉर्म्ड फॉर ए स्पेसिफिक रीजन और आउट ऑफ नेसेसिटी। काम बताए हुए, काम क्या होता है भाई? काम ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो किसी रीज़न से की जाती हैं। आप पढ़ रहे हो तो एक जॉब लेने के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर किसी ज़रूरत के चलते की जाती हैं, आउट ऑफ नेसेसिटी। एज आई टोल्ड यू कि जब भी आप पैराजम्बल सोल्व करो तो जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है वो या तो कोई डेफिनेशन होगा, या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट होगा, या किसी प्रिंसिपल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर से शुरू हो सकता है, ठीक है, या किसी टाइमलाइन से भी शुरू हो सकता है। तो यहाँ पे साफ साफ क्लियर कट डिस्टिंक्टली यहाँ पे डेफिनेशन से शुरू है। तो वर्क कैन बी डिफाइंड एज, आर आंसर कैन ईदर बी ऑप्शन ए और डी। बी एंड सी गेट एलिमिनेटेड नाउ। तो सी के बाद बी ए डी या ए बी डी, एक बार हम देखते हैं पढ़ के। ऑप्शन ए को पढ़ते हैं। पहले में डेफिनेशन हो गई वर्क की, अब बी में वर्क फंडामेंटल है सभी कल्चर्स के लिए, ठीक है। अब ए, रियलिटी में क्या है, वर्क के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो एक ह्यूमन करता है। अब डी पढ़ो। एजुकेशन, हेल्थ, एज, अपॉर्चुनिटी, ग्लोबलाइजेशन, जोग्राफिकल लोकेशन, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, फैमिली बैकग्राउंड, अदर फैक्टर्स अफेक्ट पीपल्स वर्क, ठीक है। अब वर्क के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें लोगों के काम को अफेक्ट करती हैं, जो बात यहाँ पे बोली गई थी उसी का कंटिन्यूएशन है ये डी, ठीक है। उसके अंदर जो जो कंपोनेंट्स हैं वर्क के वो सब यहाँ पे एक एक करके मेंशन किए हुए हैं। तो ए और डी एग्जैक्ट एक पेयर में हो गए, दे कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ आर क्लियर कट आंसर, ठीक है। अगर फिर भी आप कुछ भी मतलब श्योरिटी में नहीं हो तो एक बार इसको भी आप अरेंज करके देखोगे, ठीक है। अगर आपको 0.1% भी डाउट है ना, हमें हमेशा 100% एक्यूरेसी के साथ खेलना होता है, क्योंकि हमें बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए पेपर में, अच्छी रैंक लेके आने के लिए। इफ़ यू आर डाउटफुल टू अ 0.1% लेवल देन यू विल अरेंज द अदर ऑप्शन ऑल्सो इन विच यू हैव ए डाउट, ठीक है। और अगर उसका फ्लो नहीं बन रहा तो फिर आप उसको स्किप करो, और जो जिस भी ऑप्शन का फ्लो बन रहा है उसी को आप कनेक्ट करोगे, ठीक है। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट एरर। शी एन्जॉयज़ टू रीड बुक्स एंड लिसनिंग टू म्यूजिक इन हर फ्री टाइम। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कंजक्शन बहुत वफादार टॉपिक है, टॉपिक है, ये रानी मैम की लाइन है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड से सिमिलर टाइप की चीज़ें जुड़ेंगी। इधर अगर लिसन के साथ आईएनजी है जो कि एक जीरेंट है, तो इधर लिसन के साथ जो वर्ब है, एंड से इधर लेफ्ट साइड जो वर्ब है उसमें आईएनजी क्यों नहीं है, उसमें भी आईएनजी होना चाहिए, ठीक है। या तो आपको डायरेक्ट ये याद हो कि एन्जॉय के बाद जीरेंट आता है, एन्जॉय के बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। लाइक आई एन्जॉय राइडिंग, आई एन्जॉय साइकिलिंग, आई एन्जॉय स्विमिंग, आई एन्जॉय रीडिंग बुक्स, ठीक है। आई एन्जॉय वॉचिंग मूवीज़, यहाँ पर है शी एन्जॉयज़ रीडिंग बुक्स, तो शी एन्जॉयज़ टू रीड नहीं, यहाँ पर आएगा रीडिंग। आई थिंक मैंने कुछ फंबल किया पहले, है ना, आप देख लेना। शी एन्जॉयज़ रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग टू म्यूजिक इन हर फ्री टाइम। या तो आप एन्जॉय के साथ ऐसे जाओ या फिर आप एंड से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यू कैन टेक ईदर ऑफ द रोड्स। तो ऑप्शन ए में एरर हो गया, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस, द रूम वॉज क्लीन्ड थोरोली बाय द स्टाफ यस्टरडे। एक्टिव पैसिव वॉइस में वी विल नॉट चेंज द टेंस चेंज नहीं होगा। रूम वॉज क्लीन्ड, किसके द्वारा रूम क्लीन किया गया? स्टाफ के द्वारा, तो स्टाफ पहले आ जाएगा, यहाँ पे रूम पहले है, ये गया। द स्टाफ वॉज क्लीन्ड, स्टाफ को क्लीन नहीं किया गया, रूम को क्लीन किया गया था। द स्टाफ क्लीन्ड द रूम थोरोली यस्टरडे, स्टाफ ने रूम को क्लीन किया। हैड बीन पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज नहीं होगा, तो ऑप्शन सी आंसर हो गया। एंटोनिम बताना है हमें किसका? रिबफ का। रिबफ क्या होता है? रिजेक्ट करना, ठीक है। द लीडर रिफ्यूज टू डैश द साइकोफेंटिक प्रेज फ्रॉम हिज फॉलोअर्स। देखो ये तो लीडर्स के साथ आम बात है कि जो उनके फॉलोअर्स हैं वो अपना कोई ना कोई काम निकालने के लिए उनकी प्रेज करते हैं, है ना। तो साइकोफेंटिक प्रेज क्या हुई? जो ऐसी प्रेज जो किसी की चापलूसी में की गई है। तो लीडर ने वो साइकोफेंटिक प्रेज को लेने से मना कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट का सिनोनिम आना चाहिए या फिर रीबफ का एंटोनिम आना चाहिए, किसी भी तरीके से आप बोल सकते हो। रिप्यूडिएट खुद रिजेक्ट करना होता है, तो रिप्यूडिएट इज़ द डायरेक्ट सिनोनिम ऑफ रिबफ।
डिसमिस करना भी रिमूव करना, हटाना होता है। यहाँ पे तो एक्सेप्ट का सिनोनिम आना चाहिए। सोलिसिट क्या होता है? किसी की रिक्वेस्ट को मान लेना, ठीक है, तो सोलिसिट आएगा यहाँ पे। स्पन हो सकता है हमारे लिए नया हो, तो स्पन को भी हम ऐड कर लेंगे अपनी लिस्ट में। स्पन का मतलब भी होता है रिजेक्ट करना, और रिजेक्ट करने की ना एक फ्रेजल वर्ब और याद आ रही है मुझे, दैट इज़ टर्न डाउन, ठीक है। टर्न डाउन भी आप याद रखेंगे हमेशा। टर्न डाउन, रिजेक्ट, स्पन, रिप्यूडिएट, रिबफ, ऑल हैव द सेम मीनिंग। टू रिजेक्ट यहाँ पे आएगा सोलिसिट। सोलिसिटर जनरल पढ़ा है ना आपने, तो ऐसे याद रख लो सोलिसिटर जनरल का क्या फंक्शन है। उसको सबकी रिक्वेस्ट, सबके जो काम है वो सब एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, सारा काम झेलना पड़ता है ना, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। सोलिसिट मीन्स टू एक्सेप्ट। एंटोनिम ऑफ कॉम्प्रीहेंड, ठीक है। ही चोज टू डैश द एब्स्ट्रूज इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीड विद हिज ओन मेथड। उसने क्या चूज़ किया कि वो एब्स्ट्रूज इंस्ट्रक्शंस को कॉम्प्रीहेंड का जो एंटोनिम है वो करेगा, ठीक है, एंड वो फिर अपने मेथड्स के साथ गया। डिसाइफर करना क्या होता है? डिसाइफर वर्ड आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा होगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है दैट इज़ अनडिसाइफरेबल, आज तक उसको कोई डिसाइफर नहीं कर पाया है। तो डिसाइफर करना तो रीड करना, डीकोड करना होता है, ठीक है। इग्नोर हो सकता है कॉम्प्रीहेंड का एंटोनिम। एल्यूसिडेट तो एक्सप्लेन करना होता है ना, एक वर्ड है एक्सप्लीकेट, ये भी आप याद रखेंगे। एक्सप्लीकेट भी मतलब एक्सप्लेन करना। और वन मोर वर्ड इज़ देयर दैट इज़ इल्यूमिनेट मतलब प्रकाश डालना। जब हम हिंदी मीडियम से पढ़ते थे स्कूल में तो आता था ना कि इस निबंध पर प्रकाश डालें, ठीक है, तो मतलब उसको और उजागर करें, अपने विचार प्रकट करें उसके ऊपर। ग्रेस्प होती है पकड़, होल्ड एंड वन मोर वर्ड क्लैस्प एंड वन मोर क्लेंच। आपकी कितनी अच्छी क्लैस्प है, मतलब आप कितना अच्छे से इस चीज़ को होल्ड कर पाते हो। तो यहाँ पे इसका एंटोनिम हो गया इग्नोर, ठीक है। आपने वर्ड पढ़ा होगा इग्नोरेंट कौन होता है? जो किसी चीज़ को अच्छे से नहीं समझता, नहीं कॉम्प्रीहेंड करता, ठीक है, तो इग्नोर हो गया। उसने एब्स्ट्रूज इंस्ट्रक्शन को इग्नोर किया और वो अपने मेथड से चला। एब्स्ट्रूज क्या होती है? दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्लेक्स चीज़ को बोलते हैं एब्स्ट्रूज। वी हैव टू रेक्टिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो इसलिए आई फोकस कि यू शुड रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी मच केयरफुली। कई बार ना हम सिर्फ ये इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देख लेते हैं और हमारा मिसफॉर्चून यही होता है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे होता भी है, खैर इस ऑप्शन में नहीं है, वो एक अलग बात है क्योंकि यहाँ पे रेक्टिफाई करके दिया हुआ है, ठीक है। द साइंटिस्ट थ्योरी वॉज डिसमिस्ड एज मेयर कंजक्चर। साइंटिस्ट की थ्योरी को सिर्फ एक कंजक्चर बोल के डिसमिस कर दिया गया। कंजक्चर मतलब एक गेस, कि आपने जो भी बातें की हैं वो सिर्फ थ्योरीज में, इमेजिनेशन में लाई कर रही हैं, देयर इज़ नो यू कैन से ग्राउंड रियलिटी ऑन दैट। तो कंजक्चर की स्पेलिंग होती है CONJECTURE, ऑप्शन बी। कंजक्चर के कुछ सिनोनिम देखते हैं। वन इंपॉर्टेंट सिनोनिम इज सरमाइज, ओके, एंड गैस, एंड वन मोर स्पेक्यूलेशन, ठीक है। स्पेक्यूलेशन, सरमाइज, गैस, कंजक्चर, ऑल मीन्स तुक्का लगाना, जैसे हम लगाते हैं, राइट। ग्रामेटिकल एरर, ही रैन क्विक, जस्ट पिछले ऑलिव बोर्ड के मॉक में देखा था, क्विकली और इफेक्टिवली दोनों एक साथ कनेक्टेड थे, तो क्विकली एडवर्ब होता है, तो ही रैन क्विक कैसे हो सकता है? क्विक तो एडजेक्टिव है, ही इज़ क्विक, तो बट ही रैन क्विकली, तो ही रैन क्विकली टू कैच द लास्ट बस बिफोर इट लेफ्ट। बिफोर कैसी वर्ब पढ़ी थी हमने? सॉरी वर्ब नहीं, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। और बिफोर और आफ्टर जहाँ पर भी होते हैं उनके बाद जो क्लोज होती है वो जनरली मैंने देखा है कि V2 में ही होती है, पास्ट में होती है। V2 से मेरा मतलब होता है पास्ट टेंस, ठीक है। सो ही रैन क्विकली, यहाँ पे एरर है। हमें सब्सटीट्यूट करना है अंडरलाइन पार्ट को। द प्रोफेसर्स लेक्चर वॉज सो कैप्टिवेटिंग दैट द स्टूडेंट स्टेड लेट टू आस्क क्वेश्चंस। प्रोफेसर का लेक्चर इतना कैप्टिवेटिंग था कि स्टूडेंट लेट तक बैठे रहे क्वेश्चंस पूछने के लिए। अगर स्टूडेंट्स लेट तक बैठे हैं तो इसका मतलब लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा, है ना, मैस्मराइजिंग रहा होगा लेक्चर। स्टूडेंट्स बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए होंगे वहाँ पे। तो ये तो बहुत अच्छा और पॉजिटिव वर्ड है। तो डल तो नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। डल मतलब बोरिंग। एंगेजिंग हो सकता है। टीडियस क्या होता है? थका हुआ, टायरसम, ठीक है।
जैसे आप पढ़ाई कर करके टीडियस फील करते हो। ऑर्डिनरी, लेक्चर ऑर्डिनरी था तो बच्चे क्यों ही बैठेंगे, लेक्चर इंटरेस्टिंग था, ठीक है। तो एंगेजिंग था कि सब बच्चे उसमें एंगेज कर रहे थे, शामिल हो रहे थे। इंडल्जिंग यू कैन से, सब बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है, इंडल्जिंग। आगे चलते हैं। नरेशन, द मैनेजर सेड वाई हैवेंट यू सबमिटेड द रिपोर्ट येट। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज बिल्कुल होगा, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट होगा। द मैनेजर सेड, अब वहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है तो हम यहाँ पे आस्क्ड लगाएंगे। वैसे तो सेड टू को आस्क्ड में चेंज करते हैं, बट सेड को भी किया ही हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। द मैनेजर आस्क्ड वाई आई हैड नॉट सबमिटेड द रिपोर्ट येट। देखो एक डिफरेंस देखना, वॉइस में अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस इंटेरोगेशन में है, क्वेश्चन मार्क में है, तो पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेशन में ही रहेगा, क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट जाना है तो अगर एक जगह हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, दूसरी जगह उसको चेंज कर देना है फुल स्टॉप में, ठीक है। द मैनेजर आस्क्ड वाई आई हैड नॉट सबमिटेड द रिपोर्ट येट। ये तो ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट किया हुआ है। अगले ऑप्शन देखते हैं। हैव नॉट, एज इट इज, डोंट, प्रेजेंट नो, डिंट, पास्ट नो, वी हैव टू गो फॉर पास्ट परफेक्ट, ठीक है, बाकी सब भी करेक्ट है। अगेन नरेशन, ही सेड आई एम वर्किंग ऑन अ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट दिस वीक। पास्ट में है तो इसका टेंस चेंज होगा। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ही सेड दैट ही इज वर्किंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ही वॉज वर्किंग ऑन ए चैलेंजिंग वीक, दिस वीक का दैट वीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ही वर्क्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस, गलत। ही वुड वर्क, नो, पास्ट, गलत। पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा तो वॉज वर्किंग, ऑप्शन बी इज द आंसर। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर इंट्रांसिजेंट। ओके, मुझे लगा इंट्रांसिजेंट हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, ये तो अभी इसी में है। देखो ट्रांस मैंने आपको बताया एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। तो अगर कोई पर्सन इधर से उधर जा रहे हैं मतलब वो फ्लेक्सिबल है। लेकिन अगर आपने उसके आगे इन लगा दिया, इंट्रांसिजेंट, मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो क्या है, इनफ्लेक्सिबल है वो पर्सन। ये इनफ्लेक्सिबल, ये मूवमेंट उसकी बंद हो गई है, ठीक है। या उसको आप बोल सकते हो अनकॉम्प्रोमाइजिंग, ठीक है, वो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें तो डायरेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मतलब इसका सिनोनिम ही बताना है, तो फ्लेक्सिबल तो नहीं है। अडेप्टेबल कौन होता है, जो किसी, देखो जो ये अडेप्ट वर्ड है ये सराउंडिंग्स के लिए होता है कि आप किसी न्यू सराउंडिंग में इजीली अडेप्ट कर जाते हो वातावरण में, तो मतलब आप उसके अनुकूल ढल गए हो। तो ये भी वही है कि आप चेंज हो गए हो। तो स्टबन हो गया, स्टबन मतलब ज़िद्दी, जो अपनी बात पे डिटरमाइंड है, अडिग है वहीं पर, ठीक है। इल्डिंग, इल्ड के आपने दो वर्ड पढ़े होंगे। इल्ड एज अ नाउन, इल्ड अगर नाउन है तो उसका मतलब होता है प्रोड्यूस। खेत में कितनी पैदावार हुई है उसको हम प्रोड्यूस या इल्ड बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इल्ड का यूज़ होता है एज अ वर्ब, तो वर्ब में इसका मतलब होता है टू सरेंडर, किसी के सामने घुटने टेक देना, झुक जाना, ठीक है, अपनी हार स्वीकार कर लेना, इन शॉर्ट। तो इनट्रांसिजेंट मतलब जो कहीं मतलब वो पुष्पा वाला डायलॉग हो गया है ना, स्टबन। डायलॉग मुझे मारना नहीं आया इसलिए मारा नहीं मैंने, ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड बोलते हैं। हर इलोक्वेंट स्पीच लेफ्ट एन इनडेलिबल मार्क डिस्पाइट द ऑडियंस इनिशियल स्केप्टिसिज्म। हमें सिर्फ इनकरेक्टली बताना है, उसको करेक्ट नहीं करना। तो ऑडियंस गलत है, ऑडियंस की स्पेलिंग होती है AUDIENCE। यहाँ आप इलोक्वेंट देख सकते हो। इलोक्वेंट ऐसा स्पीच जिसमें जो वक्ता है उसने बहुत यू कैन से कि बहुत अच्छे से बोला है, अपने आइडियाज़ को बढ़िया तरीके से कन्वे किया है, वो इजी टू अंडरस्टैंड है ऑडियंस के लिए। इनडेलिबल मार्क, इनडेलिबल जो कभी इरेज नहीं हो सकते, ठीक है। और स्केप्टिसिज्म होता है डाउटफुल, ठीक है। इसकी स्पेलिंग ये भी होती है आई थिंक, लेकिन ये ब्रिटिश और इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश का डिफरेंस है सिर्फ स्पेलिंग में और कुछ नहीं। तो ऑडियंस हमारा आंसर हो गया। नरेशन नहीं सॉरी, वॉइस। द कमेटी रिव्यूज़, कमेटी देखो दो तरीके से यूज़ होती है कमेटी एज अ नाउन, कलेक्टिव नाउन है ये पहली बात। तो या तो कमेटी के जो मेंबर्स होंगे उनका सेम ओपिनियन होगा या तो उनका डिफरेंट ओपिनियन होगा, ठीक है। अगर तो उनका सेम ओपिनियन है तो सबकी एक ही राय है, तो सबको एक सिंगल एंटिटी कंसीडर करके हम इसको सिंगुलर नाउन बोलेंगे, ठीक है। और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा आएगी सिंगुलर वर्ब। अगर तो कमेटी के जो व्यूज़ हैं उनमें डिफरेंस है, मतभेद है, तो
हम उसको प्लूरल नाउन कंसीडर करेंगे, क्योंकि हर एक बंदे का अपना अपना व्यू है, अपना अपना ओपिनियन है, तो यहाँ पर आएगी प्लूरल वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे द कमिटी रिव्यूज़, अब इस चीज़ का इस क्वेश्चन के साथ कोई लिंक नहीं था, ये मैं आपको बस ऐसे ही एडिशन में जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ, इंग्लिश की जनरल नॉलेज के लिए। कमिटी रिव्यूज़, अब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है रिव्यूज़, तो हमें पता है कि यहाँ पे इस कमेटी को सिंगुलर कंसीडर किया गया है। अगर ये रिव्यू होता ना तो ये कमेटी प्लूरल नाउन होती, प्लूरल कलेक्टिव नाउन। ठीक है, द कमेटी रिव्यूज़ ऑल एप्लीकेशंस केयरफुली बिफोर डिसाइडिंग, वॉइस में कभी टेंस चेंज नहीं होगा। ऑल रिव्यूज़ के बाद आने वाले शब्द हमारे ऑब्जेक्ट होंगे, ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देंगे। ऑल एप्लीकेशंस आर रिव्यूड केयरफुली बाय द कमेटी बिफोर डिसाइडिंग, यही होना चाहिए। वर्ब तो पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये आईएनजी कॉन्टिन्यूस हो गया, ये सब गया, तो ऑप्शन ए इज़ आर आंसर। ठीक है, आई होप आई एम एबल टू कन्वे माई आइडियाज़ टू यू वेरी वेल। अ पर्सन हु इज़ एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ लग्जरी एंड कम्फर्ट, एक ऐसा बंदा जिसको लग्जरी और कम्फर्ट बहुत ज़्यादा ही पसंद है। ठीक है, असेटिक तो सन्यासी होता है जिसने जीवन के सारे सुख दुखों को, मतलब सारे प्लेजर्स को त्याग दिया है। ठीक है, हिडोनिस्ट, हिडोनिस्ट हमने एग्जैक्ट पढ़ा हुआ है ब्लैक बुक में, सुखवादी लिखा हुआ है, जिसको जीवन के सारे सुख चाहिए। ठीक है, मिनिमलिस्ट, देखो मिनिमलिस्ट कौन होगा, मिनिमल क्या होता है, नाम मात्र का, जो लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों से ही खुश हो जाता है। ठीक है, तो वो बंदा मिनिमलिस्ट है, मतलब उसको आप एक चॉकलेट भी दो तो ही वुड बी मोर देन हैप्पी। ठीक है, स्टोइक, स्टोइक कौन होता है, वन हु इज़ इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जिसकी कोई आई थिंक फीलिंग्स ही नहीं है, ऐसे बंदे को हम स्टोइक बोलेंगे। तो जिसको बहुत लग्जरी और कंफर्ट पसंद है वो है हिडोनिस्ट। ओके, सिनोनिम बताना है स्कैदिंग का। ही रिस्पॉन्डेड टू द इंसल्ट विद अ स्कैदिंग रिमार्क दैट साइलेंस्ड द क्राउड, किसी लेडी की इंसल्ट की गई तो उसने अपनी इंसल्ट का रिस्पॉन्ड कैसे किया, ऐसे रिमार्क दिए कि जिसने क्राउड को साइलेंस कर दिया। ठीक है, और ऐसे ही देने चाहिए हमें स्कैदिंग रिमार्क। सब स्कैदिंग रिमार्क तो कुछ पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, किसी की इंसल्ट हुई है तो वो वहाँ पे फूल तो नहीं बरसाएगा, कुछ ना कुछ बका होगा उसने, है ना, कुछ नेगेटिव ही बोला होगा। तो माइल्ड तो हल्का सा होता है, तो हल्की सी बात पर तो क्राउड साइलेंस नहीं होएगी। जेंटल, वो आराम से प्यार से बोलेगी क्या किसी अपने इंसल्ट के बाद, नहीं, पोलाइट भी नहीं बोलेगी, कैसा बोलेगी, हर्ष, बस स्कैदिंग नहीं भी पता तो भी निकल ही जाएगा ना। क्वेश्चन की सेंस से भी निकल सकता है और ओड वन आउट से भी निकल सकता है। और देखो अगर आपको डायरेक्ट वर्ड्स के मीनिंग याद हैं तो वहाँ बचेगा आपका टाइम। अब जैसे मेरे को पेपर में ये दिखता, अब मुझे पेपर में मैथ्स भी सोल्व करना है, रीजनिंग भी सोल्व करनी है, तो मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैथ्स पर डिवोट करूँगी ना, तो मैं पूरा सेंटेंस जर्नली नहीं रीड करती, प्रोवाइडेड आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड के बारे में पता था तो मैंने इसको अटेम्प्ट करते हुए डायरेक्ट हर्ष ही लगाया था। ओके, हमारे लास्ट 5 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि क्लोज टेस्ट के हैं, और एक अच्छा क्लोज टेस्ट है तो ध्यान से पढ़ते हैं। माउंटेन्स हैव, माउंटेन्स इज प्लूरल नाउन, हैव इज ऑल्सो प्लूरल वर्ब। माउंटेन्स हैव ऑलवेज a sense of wonder and mystery across cultures, standing as timeless symbols of nature power। तो नेचर की पावर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है माउंटेन्स। हैव ऑलवेज क्या किया है माउंटेन्स ने, हमेशा एक ऐसी सेंस ऑफ वंडर और मिस्ट्री हमारे अंदर अराउज की है ना। अराउज का सिनोनिम क्या होता है, इवोक या प्रोवोक, इग्नोर या डिफाइड। देखो माउंटेन्स ने हमारे अंदर वंडर की फीलिंग को इग्नोर तो नहीं किया है, वंडर की फीलिंग को स्टिमुलेट किया है। तो स्टिमुलेट का सिनोनिम क्या होगा, इवोक ना। प्रोवोक तो किसी को भड़काना होता है, किसी के कान भरना। ठीक है, तो उसने उस फीलिंग को स्टिमुलेट किया है, एक तरीके से इनकलकेट किया है। डिफाइड, ये देखो डीफाई का पास्ट पार्टिसिपल है डिफाइड। डीफाई का मतलब होता है आई थिंक किसी को चैलेंज देना, यस, टू चैलेंज समबडी। अगले क्वेश्चन पे चलो। द हिमालयाज फॉर इंस्टेंस डैश सम ऑफ द हाइएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट विच क्लाइंबर्स डैश टू कॉन्कर डिस्पाइट इट्स डेंजर। ठीक है, द हिमालयाज फॉर एग्जाम्पल, अब हिमालयाज के अंदर क्या है, सम ऑफ द हाइएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी है। हिमालयाज हमारा प्लूरल नाउन है। ठीक है, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब भी आएगी। हाँ ठीक है, यहाँ पे वैसे सारी वर्ब प्लूरल ही हैं।
तो देखो इसमें ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, अगर किसी में एस लगा होता ना तो हम उसको डायरेक्टली एलिमिनेट कर देते, लेकिन यहाँ पे किसी में भी एस नहीं लगा हुआ। एसर्टेन के साथ हमेशा टू आता है, ठीक है, तो ये गया, एसर्टेन टू ही होता है। बिलोंग बिलोंग टू होता है ना, आई बिलोंग टू दिस प्लेस, तो बिलोंग के साथ भी टू ही आता है जनरली, ये भी गया। मैनिफेस्ट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। मैनिफेस्ट करना क्या होता है? शो करना, डिस्प्ले करना अपनी चीज़ों को। द हिमालयाज फॉर इंस्टेंस कंटेन, कंटेन एक प्लूरल वर्ब होगी। द हिमालयाज फॉर इंस्टेंस को छोड़ दो एक बार। द हिमालयाज कंटेन सम ऑफ द हाईएस्ट पीक्स, ऐसे भी बोल सकते हो। अगर कई बार देखो ये जो बीच में चीज़ें होती हैं ना, जो एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं, फॉर इंस्टेंस, फलाना दिगड़ा, जो भी है, वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए हैं। कई बार आप उनको छुपा के भी डायरेक्ट जो वर्ब है उसको निकाल सकते हो। इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट विच क्लाइंबर्स डैश टू कॉन्कर डिस्पाइट इट्स डेंजर्स, कि जो क्लाइंबर्स हैं वो माउंट एवरेस्ट को अब कॉन्कर कर रहे हैं चाहे वहाँ कितने डेंजर्स हो। आजकल तो मतलब लाइन लगी है माउंट एवरेस्ट की पीक पर चढ़ने के लिए, है ना। पहले तो कोई कोई चढ़ता था माउंट एवरेस्ट पे। तो विच क्लाइंबर्स फेल टू कॉन्कर, क्लाइंबर्स कॉन्कर करने में फेल नहीं होते। डिस्पाइट, देखो डिस्पाइट भी क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्टरी कंजक्शन है। और एक रूल और है हमारे पास, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता। डिस्पाइट का एक और यू कैन से कि सब्सटीट्यूट करने वाला वर्ड है, दैट इज़ इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ आता है और डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता। एग्जामिनर क्या करेगा, डिस्पाइट के साथ तो ऑफ लगा देगा, इसके साथ ऑफ को हटा देगा, तो ये गलत चीज़ हो गई, ठीक है। डिस्पाइट के साथ हटेगा, इंस्पाइट के साथ लगेगा। इंस्पाइट ऑफ मतलब इसके बावजूद, ठीक है। तो डेंजर्स के बावजूद क्लाइंबर्स कॉन्कर करते हैं पीक को, मतलब पीक को सरमाउंट करते हैं, चढ़ते हैं वहाँ पे। तो फेल तो नहीं करते, लूज भी नेगेटिव हो गया, डिक्लाइन भी, डिक्लाइन नहीं, कॉन्कर, पीक पे ऊपर जाते हैं। तो दे अटेम्प्ट टू कॉन्कर, वो ट्राई करते हैं कि उसको कॉन्कर करें, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट, अब ये कॉन्ट्रास्ट किसके साथ है? हिमालयाज के साथ। उधर हिमालयाज, इधर एंडीज। इन कॉन्ट्रास्ट द एंडीज, एंडीज भी अपने आप में प्लूरल नाउन है, क्योंकि एंडीज एक माउंटेन की चेन है, ऐसे माउंटेन की रेंज, चेन कुछ भी कह सकते हो। तो बहुत सारे माउंटेन्स हैं तो वो प्लूरल हो गया। द एंडीज इन साउथ अमेरिका स्ट्रेच अक्रॉस, स्ट्रेच प्लूरल वर्ब होगी, स्ट्रेच अक्रॉस 7 कंट्रीज एंड डैश वाइटल रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड मिनरल्स टू लोकल कम्युनिटीज़। तो जो साउथ अमेरिका के एंडीज़ हैं वो 7 कंट्रीज़ में फैले हुए हैं, ये आपको एक फैक्ट भी पता चल गया जीके का। और उनमें ऐसे वाइटल रिसोर्सेज हैं जैसे कि वाटर मिनरल्स जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी यूज़ करती है। तो अब हमें यहाँ पे ऐसी वर्ब डालनी है जो इसको फिट कर जाए। तो मैं यहाँ पे एंडीज़ बोलती हूँ, एंडीज़ विद होल्ड वाइटल रिसोर्सेज, एंडीज़ ऑफर वाइटल रिसोर्सेज, एंडीज़ डिलीवर, नो, एंडीज़ प्रोवाइड, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, अर्थ प्रोवाइड्स अस वाटर, ठीक है, टू लिव, तो ये प्रोवाइड करती है। विद होल्ड तो अपने पास रखना होता है, माउंटेन्स अपने पास थोड़ी रखते हैं, नेचर तो सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, चीज़ें खुशियाँ बांटने के लिए है, ओके। ऑफर भी नहीं, डिलीवर की कोई सेंस नहीं है, तो प्रोवाइड आ गया। हाउएवर भी क्या होता है, ये भी कॉन्ट्राडिक्शन को दिखाता है। हालांकि क्लाइमेट चेंज नाउ डैश दीज मेजेस्टिक रेंजेस, तो क्लाइमेट चेंज आजकल इन मेजेस्टिक रेंजेस को, मेजेस्टिक मतलब मोन्यूमेंटल, नॉट मोन्यूमेंटल, वी कैन से एलिफेंटाइन, जो बहुत बड़ी हैं, कि जो इतनी हाई रेंजेस हैं इनको क्लाइमेट चेंज अफेक्ट कर रहा है, थ्रेटनिंग देयर इकोसिस्टम एंड द पीपल हु डिपेंड ऑन देम। मतलब हाउएवर इन्होंने लगा तो दिया लेकिन आगे कुछ कॉन्ट्राडिक्शन दिखाया नहीं, ये इनकी मिस्टेक है, हमारी नहीं। हमें सिर्फ यहाँ पे ब्लैंक फिल करने से मतलब है। क्लाइमेट चेंज नाउ इफेक्ट, अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और पढ़ लेते हैं, इफेक्ट और अफेक्ट, ठीक है। अफेक्ट एक वर्ब है, इफेक्ट एक नाउन है। अभी मैं बोलूँ द इफेक्ट ऑफ हार्ड वर्क इज़ गुड, ठीक है, तो हार्ड वर्क करोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा इफेक्ट मिलेगा, तो इफेक्ट वहाँ पे नाउन हो गया। अफेक्ट एक वर्ब है, ठीक है। दिस अफेक्टेड मी अ लॉट, इस चीज़ ने मुझे बहुत अफेक्ट किया, दिस अफेक्टेड मी मेंटली। तो इफेक्ट्स के साथ मतलब नाउन के साथ आप एस लगाने से वो तो प्लूरल नाउन हो गया ना, यहाँ पे तो हमें वर्ब चाहिए, ठीक है। जैसे स्ट्रेच था, स्ट्रेच अक्रॉस 7 कंट्रीज, अक्रॉस 7 कंट्रीज को छुपा दो, स्ट्रेच और एंड के बाद जो चीज़ आएगी वो दोनों सेम नेचर की होनी चाहिए। स्ट्रेच एक वर्ब थी तो एंड के बाद भी एक वर्ब ही आएगी, ठीक है। फेवर्स,
अच्छा, क्लाइमेट चेंज फेवर करता है क्या इन रेंजेस को? नहीं, क्लाइमेट चेंज तो नेचर को डैमेज करता है। मिटिगेट, क्लाइमेट चेंज, हाँ यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। क्लाइमेट चेंज इज़ द सिंगुलर नाउन, ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर ही आएगी। तो जो मिटिगेट है उसमें एस या ई एस नहीं लगा हुआ है, तो ये एक प्लूरल वर्ब है, ठीक है, प्लूरल वर्ब है, तो इट गेट्स रिजेक्टेड। तो यहाँ पर आ गया अफेक्ट्स, ठीक है। देखो आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मैं इतना डिटेल में आपको बता रही हूँ, तो मैं जब मॉक अटेम्प्ट करती हूँ मैं भी इतना ही सोचती हूँ, इतना टाइम लगाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बस एक बार रीड किया और उसकी सेंस ईजिली निकल जाती है, क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हो तो ये जितने भी टॉपिक से रिलेटेड क्लोज टेस्ट पेपर में आता है ना, वो सारे टॉपिक आपको न्यूज़पेपर में यूजुअली मिल जाते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए इंग्लिश को। आई थिंक हमने इन दोनों टेस्ट्स को अच्छे से बिल्कुल यू कैन से कि निचोड़ दिया है। इनमें जो भी चीज़ें सीखने की थी वी ट्राइड आवर बेस्ट कि हम उनको सीखें। और इसके बाद हम दा पंडित का जो इंग्लिश का टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है, मज़ा आ जाएगा आपको उसको सोल्व करके। मतलब एवरेज स्कोर भी शायद उसका 25 से ज़्यादा नहीं होगा, बहुत अच्छा टेस्ट है, या फिर 25 के आसपास ही होगा। इस बार दा पंडित का लाइव मॉक बहुत अच्छा था। मैथ्स में तो बहुत हार्ड था। अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किया है तो प्लीज़ उसको अटैम्प्ट करना, और कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। और मतलब इसके अलावा इंग्लिश में आप और क्या चाहते हो? कई बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें एरर प्रैक्टिस करने हैं, सिनोनिम प्रैक्टिस करने हैं, तो जैसी भी डिमांड है टिल आर सीजीएल प्रीलिम्स वी विल ट्राई कि हम उसको कैटर करें। और पढ़ते रहिए और अपना फीडबैक शेयर जरूर करना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू शेयर एंड डू कमेंट। थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सीजीएल प्रीलिम्स प्रेपरेशन जर्नी, ठीक है। थैंक यू सो मच।